आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार में जातिवादी जहर का सबसे बड़ा कारोबारी लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार जितना दौलत और शोहरत भ्रष्टाचार के जरिए पाया है, भ्रष्टाचार करके पाया है, इतना दौलत और शोहरत तो लालू प्रसाद यादव जी अगर देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी बन जाते तो भी नहीं पाते। आज उनका जो वैश्विक पहचान है तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी का ही नहीं, उनके परिवार का जो वैश्विक पहचान है वह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से। एक तरीके से आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में लालू प्रसाद यादव जी और उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई राजनीतिक परिवार भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाए। पूरा परिवार, इक्का दुक्का नेता तो हर एक पार्टी का और हर एक परिवार का, इक्का दुक्का नेता तो कई एक सारे पार्टियों का और कई एक सारे राजनीतिक परिवारों का जेल गया हुआ है भ्रष्टाचार के मामले में या फिर अन्य किसी अपराध के मामले में। लेकिन पूरा परिवार अगर भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाएगा तो वह पहली बार लालू प्रसाद यादव जी का। मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए जो लालू प्रसाद यादव जी ने चारा घोटाला करके नया कीर्तिमान स्थापित किया था और उस चारा घोटाले के 4 मामलों में इस समय लालू प्रसाद यादव जी सजा याफ्ता अपराधी हैं। वो अलग बात है कि कपिल सिब्बल और माननीय मिलोडो की वजह से स्वास्थ्य कारणों से उनको आजीवन जमानत मिला हुआ है, लेकिन अभी भी वो सजा याफ्ता अपराधी है चारा घोटाले के मामले में। लेकिन चारा घोटाले में सिर्फ वो खुद ही फंसे हुए हैं, उनका पूरा परिवार नहीं फंसा। पर अब जो नया केस खुलने जा रहा है, जिस केस पर अब ट्रायल शुरू होने जा रहा है, उसमें लालू प्रसाद यादव जी के साथ साथ उनका पूरा परिवार, पूरा कुनबा फंसा हुआ है। और अगर ट्रायल में यह साबित हो जाता है, जिसका संभावना 100% है कि जो नया केस खुलने जा रहा है, जिसमें ट्रायल शुरू होने जा रहा है, जिसका जांच एजेंसियों ने चार्जशीट फाइनल दाखिल कर दिया है, उस चार्जशीट पर दिल्ली का जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसने कॉग्निजेंस भी ले चुका है। 8 अक्टूबर को पूरा परिवार कोर्ट के सामने, 8 अक्टूबर को पूरे परिवार को कोर्ट के सामने हाजिरी लगाना है और अगले महीने में पूरे परिवार को कोर्ट के सामने हाजिरी लगाना है। उस केस में ये पूरे परिवार फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं है बचने का। वो जो नया मामला है, ऐसे तो नया नहीं है, बहुत चर्चित मामला है, लैंड फॉर जॉब स्कैम, जॉब फॉर लैंड स्कैम, यानी जॉब के लिए जमीनों का घोटाला। जब मुख्यमंत्री थे 1990 से 95 तक, तब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पशुओं का चारा खा गया। और जब केंद्र में सोनिया सरकार में रेल मंत्री थे 2004 से 2008 के बीच, जिस समय इस देश में भ्रष्टाचार का गंगा बह रही थी, 2004 से 2008 का जो दौर था एक तरीके से भ्रष्टाचारियों के लिए स्वर्णिम काल था। जितना भ्रष्टाचार उन 5 सालों में हुआ, उतना भ्रष्टाचार किसी भी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ है। उसी बहती हुई गंगा में लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री रहते हुए अपना हाथ भी धोए हैं, जो अब इनके और इनके पूरे परिवार पे भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जांच एजेंसी ईडी, जो कि जॉब फॉर लैंड स्कैम का जो जांच कर रहा है, उसने अपने चार्जशीट में पूरे घोटाले का जो साजिश करता था, मुख्य साजिश करता, वो लालू प्रसाद यादव को बताया है। और एक तरीके से यह पहले से ही सजा याफ्ता अपराधी बन चुके लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। ऐसे तो वह स्वास्थ्य कारणों से लाइफ टाइम जमानत पर है, जब तक कपिल सिब्बल है, जब तक माननीय मिलोड है, जब तक इस देश का सुप्रीम कोर्ट है, तब तक तो उनको अब कोई दोबारा जेल भेज नहीं सकता है। लेकिन जॉब फॉर लैंड स्कैम में अगर उनको सजा हो जाता है तो फिर कोई कपिल सिब्बल भी नहीं बचा पाएगा। और उसी से बचने के लिए जो लालू प्रसाद यादव जी पिछले 1.5-2 वर्षों से हर एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और राजनीतिक छोड़िए, पारिवारिक कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं, अपने परिवार का नहीं, दूसरे के परिवार का भी। अभी आप सभी लोगों ने मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का शादी तो देखे हैं कि किस तरीके से पूरा कुनबा मुकेश अंबानी के आंगन में पधारे थे। वो अलग बात है कि उससे पहले पूरा परिवार उसी मुकेश अंबानी को चोर बता रहा था, उसी को भ्रष्टाचारी बता रहा था, नरेंद्र मोदी का दोस्त बता रहा था। लेकिन जब उस मुकेश अंबानी ने निमंत्रण दिया तो पूरा कुनबा उठ के चला गया, एक बार भी नहीं सोचा
कि वहां पर जाने के बाद मुकेश अंबानी को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन उस शादी समारोह में पूरा परिवार गया था, लालू प्रसाद यादव जी भी गए थे। जब गाड़ी में चढ़ रहे थे, गाड़ी में चढ़ने के लिए आए तो व्हील चेयर पे आए पटना स्थित आवास पे, और जब मुंबई में उतरे तो डायरेक्ट गाड़ी से उतरकर उनके पूरे घर में घूम रहे थे और फिर थोड़े देर बाद व्हील चेयर पे घूमने लगे। तो पिछले 1.5-2 सालों से जब जब लालू प्रसाद यादव जी को ऐसा लगा कि जॉब फॉर लैंड स्कैम में वह फंस सकते हैं या कोर्ट में उनको हाजिरी लगाना है, तब तब वह जिस वजह से उनको जमानत मिला हुआ है स्वास्थ्य कारणों से, वो स्वास्थ्य का भरपूर विक्टिम कार्ड खेलते हैं और ऐसा बीमार बन जाते हैं कि जैसे लालू प्रसाद यादव जी पिछले 1.5-2 वर्षों से बेड पे ही पड़े हुए हैं और कोर्ट में व्हील चेयर पे चढ़ के जाते हैं, और जब फिर वहां से आ जाते हैं, राहत मिल जाता है, तो फिर बैडमिंटन खेलने लगते हैं। कभी नरेंद्र मोदी के नैरेटिव दबोचने के लिए कहीं किसी रैली को संबोधित करने जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं। यानी कि कोर्ट के बाहर सारे कामों को वह बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं, लेकिन जब नंबर कोर्ट का आता है तो वह बीमार हो जाते हैं। लेकिन अब शायद उनका वह बीमारी वाला विक्टिम कार्ड अधिक दिनों तक काम नहीं करने वाला है। वह विक्टिम कार्ड का एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक है। दरअसल लैंड फॉर जॉब घोटाले में जांच एजेंसी ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया उसमें कहा है कि लालू प्रसाद यादव ही इस पूरे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता है, मास्टरमाइंड है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि लैंड फॉर जॉब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ही हैं। चार्जशीट में ईडी ने दावा किया कि तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों से रिश्वत के तौर पर जमीन के टुकड़े लिए थे। चार्जशीट में आरोप है कि अपराध से अर्जित आय जमीन पर लालू प्रसाद यादव के परिवार का कब्जा है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव ने घोटाले की साजिश इस तरह रची कि अपराध से अर्जित जमीन पर कंट्रोल तो उनके परिवार का हो, लेकिन जमीन सीधे उनसे और परिवार से लिंक ना हो जाए। चार्जशीट के मुताबिक प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय को खपाने के लिए कई इकाइयां सेल कंपनियां खोली गई और उनके नाम पर जमीन दर्ज कराई गई। ईडी के मुताबिक साजिश की तफ्तीश के दौरान खुलासा हुआ कि रेलवे में नौकरी के नाम पर रिश्वत के तौर पर जमीन लेना लालू प्रसाद यादव खुद तय कर रहे थे। इसमें उनका साथ उनका परिवार और करीबी अमित कत्याल दे रहे थे। लिए गए जमीन के टुकड़े ऐसे हैं जो कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के जमीन के ठीक बराबर में स्थित है और जिन्हें कौड़ियों के दाम पर खरीद लिया गया। अपराध किया है लालू परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों के पास करीब 7 जमीनें आई है जो कि पटना के महुआ बाग में स्थित है। इनमें से 4 जमीनें परोक्ष रूप से राबड़ी देवी से जुड़ी हुई है। लालू प्रसाद यादव का दानापुर के महुआ बाग से पुराना नाता है। यह पटना के राजकीय पशु चिकित्सालय महाविद्यालय के पास स्थित है, जहां लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्य 1976 में रहा करते थे। तब शायद लालू प्रसाद यादव जी राजनीति में थे, लेकिन उस तरीके से नहीं थे। इमरजेंसी में जेल गए थे, उसी के बाद इन लोगों ने राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हुए। लालू प्रसाद यादव व्यक्तिगत रूप से जुलुमधारी राय, हजारी राय के भाई किशुन देव राय, राबड़ी देवी को जमीन का टुकड़ा बेचने वाले सियाल बाबू राय और अन्य व्यक्तियों से परिचित थे जो कि इस गांव के पुराने निवासी थे। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों का नाता इस तथ्य के मद्देनजर स्पष्ट है कि राबड़ी देवी ने वर्ष 1990 में बिक्री विलेख संख्या 1993 के तहत महुआ बाग में प्लाट संख्या 1547 में एक टुकड़ा खरीदा था। इस जमीन के टुकड़े को समेकित करने और व्यवसायिक लाभ हासिल करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने अपने ओएसडी भोला यादव के माध्यम से आसपास की जमीनों की पहचान की और इन जमीनों के मालिकों के परिवार के सदस्यों को भारतीय रेलवे में नियुक्ति देने के बदले में जमीन औने पौने दामों पर बेचने के लिए राजी किया। यह जमीनें या तो सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के नाम पर है या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर मेसर्स एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर या फिर राबड़ी देवी के स्टाफ सदस्यों यानी हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी के नाम पर हस्तांतरित की गई है। यानी कि रेल मंत्री जब ये थे तो रेल मंत्री रहते हुए इन्होंने पटना के महुआ बाग में एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, बहुत बढ़िया लोकेशन पे जहां से अच्छा आमदनी हो सकता है। उसके बाद
उस छोटे से टुकड़े के अगल बगल में जितने भी जमीन थे, उन जमीन मालिकों को इन्होंने ढूंढना शुरू किया और ढूंढ ढूंढ कर सबको बोला कि आप अपने आसपास का जमीन दे दीजिए और इसके बदले में मैं आपको या आपके बच्चों को रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी दिलवा देता हूं। और औने पौने दाम पे, जहां 10 लाख रुपए कीमत है, वहां पे 50,000 रुपया देकर, 20,000 रुपया देकर उनसे वो जमीन लिखवा लिया और उसके बदले में उनके बच्चों को या फिर जमीन मालिक को ही रेलवे के किसी भी जोन में ग्रुप डी में नौकरी दिलवा दिया। यही काम लालू प्रसाद यादव ने पूरे 5 साल तक रेल मंत्री रहते हुए किया। जिस लालू प्रसाद यादव का तारीफ होता है कि रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेलवे को बहुत बड़ा मुनाफा दिया था। वो अलग बात है कि लोग भूल जाते हैं कि किस तरीके से बैल भैंसों की तरह रेल की बोगियों में ठूस ठूस कर लोग जाता था। जहां पर सामान रखने का जगह होता है, उस जगह पे भी लोग बैठ के जाता था। खड़े खड़े बिहार से दिल्ली तक का यात्रा खड़ा खड़ा किया जाता था। उस समय लोग मजबूरी में करते थे, जो कमाने मजदूरी करने जाने वाले लोग हैं। लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे का भविष्य बदल दिया था। उस समय किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाकर, जो बड़ा जंक्शन है, नामी जंक्शन, उस जंक्शन पे जाकर कोई भी व्यक्ति 2 मिनट के लिए भी रेलवे ट्रैक पर निगाह नहीं डाल सकता था। ऐसा स्थिति था, इतनी गंदगी रहती थी। लेकिन वह कुछ लोगों के लिए रेलवे का स्वर्णिम काल था। लेकिन इस समय जब उसी रेलवे का कायाकल्प हो गया, स्पेशल ट्रेन तो छोड़िए, एक्सप्रेस छोड़िए, जो मेमू है, पैसेंजर है, उसमें भी अब बहुत सी सुविधाएं, साफ सफाई, बैठने की अच्छी व्यवस्था, सभी चीजें उपलब्ध कराया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि रेलवे का तो कबाड़ कर दिया भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने। उसी दौरान, जिस दौरान रेलवे का कायाकल्प लालू प्रसाद यादव कर रहा था, उसके साथ ही साथ अपने परिवार और अपने बच्चों का कायाकल्प भी कर रहा था। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के लिए, उनके परिवार के लिए इस केस से निकलना क्यों मुश्किल है? वह इसलिए कि जिस व्यक्ति के सहारे लालू प्रसाद यादव ने इतना बड़ा खेल किया, आपने ओएसडी भोला यादव के जरिए, उसी भोला यादव ने जो बयान दिया है जांच एजेंसियों के समक्ष, पीएमएलए 2002 के धारा 50 के तहत, जिसे कोई खारिज नहीं कर सकता है, कोर्ट भी नहीं खारिज कर सकता है, उसके तहत उन्होंने जो बयान दिया है, वह बयान उन भोला यादव का वह स्वीकारोक्ति लालू परिवार के ऊपर भारी पड़ रहा है। भोला यादव ने दिए गए अपने बयान में स्वीकार किया है कि वह तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओएसडी थे। इसके अलावा भोला यादव ने कहा कि उपरोक्त गिफ्ट डील लालू प्रसाद यादव के पटना आवास 10 सर्कुलर रोड पटना पर हुई थी। रेल मंत्री के ओएसडी के रूप में भोला यादव की नियुक्ति की पुष्टि रेल मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के साथ साथ सीबीआई की चार्जशीट से भी हुई है। तो यह भी नहीं कहा जा सकता है कि भोला यादव को मैं नहीं जानता, वो मेरा ओएसडी नहीं रहा। ऐसे लालू प्रसाद यादव ने यह खेल भी किया है, उसने नकारा है। पूछताछ में उसने कहा कि भोला यादव मेरे कार्यकाल में मेरा कभी ओएसडी रहा ही नहीं है, जबकि रेल मंत्रालय और सीबीआई का चार्जशीट, सीबीआई को छोड़ दीजिए, रेल मंत्रालय का जो विभिन्न समय समय पर जो पत्र निकलता है किसी भी अधिकारी की नियुक्ति के समय पे, उस पत्र में स्पष्ट हो रहा है कि भोला यादव इनका ओएसडी था। तो यह इसे नकारा नहीं जा सकता। एक ठोस साक्ष्य है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ। लालू प्रसाद यादव से जब उनकी बेटी के करोड़ों रुपए की जमीन गिफ्ट के तौर पर मिलने को लेकर एक सवाल किए गए, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। राबड़ी देवी के कार्यकर्ताओं द्वारा जमीन के टुकड़े खरीदे गए और बाद में वो लालू यादव की बेटी को उपहार में दिए गए। लालू प्रसाद यादव के निजी कर्मचारी गिफ्ट डीड में गवाह के रूप में मौजूद थे। ईडी ने कहा कि वह लालू प्रसाद यादव द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के लिए पीओसी यानी अपराध से अर्जित आय जमीन हासिल करने के लिए रची गई आपराधिक साजिश साबित करता है। इस लेनदेन को दूर के रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट के रूप में पेश किया गया था। हालांकि दावे के विपरीत मीसा भारती ने 25 मार्च 2023 को अपने बयान के दौरान तथाकथित रिश्तेदारों हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी को जानने से इनकार कर दिया। यानी कि जिसके लिए कहा जा रहा है लालू परिवार की तरफ से कि ये जो जमीन आया है वो उनके रिश्तेदारों ने गिफ्ट में दिया है, जिन रिश्तेदार का नाम हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी है, उस रिश्तेदार को उन्हीं की बड़ी बेटी मीसा भारती पहचानने से इनकार कर रही है कि नहीं, वो तो मेरे रिश्तेदार ही नहीं है। एक तरफ परिवार के लोग कह रहे हैं कि वो रिश्तेदार है, उन्होंने जमीन दिया, और दूसरी तरफ परिवार का ही बड़ी बेटी कह रही है कि मैं उसे जानता ही नहीं हूं, वो मेरा रिश्तेदार ही नहीं है। यानी कि पूरे मामले में बुरी तरीके से यह परिवार फंस चुका है। ईडी ने कहा कि साजिश के तहत कंपनी एके इन्फो सिस्टम में अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के बाद अमित कत्याल ने 13 जून 2014 को क्रमशः लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को 85% और
तेजस्वी प्रसाद यादव को 15% यानी कि 100% शेयर होल्डिंग हस्तांतरित कर दी। इससे वे दोनों मेसर्स एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के पास मौजूद भूमि के मालिक बन गए। इस कंपनी की संपत्ति 1,89,00,000 रुपये कंपनी के बैलेंस शीट के अनुसार उस समय भी था। इसको अपराध की आय से अंतिम लाभार्थियों यानी लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों ने 1,00,000 रुपये की मामूली कीमत देकर अपने कब्जे में ले लिया था। यानी कि लालू प्रसाद यादव ने जो जमीन रिश्वत के तौर पे लिया, वो जमीन अपने नाम पे नहीं लिया, उसके लिए एक सेल कंपनी बनवाया जिसका मुखिया बना अमित कत्याल, यानी कि मालिक एक तरीके से सीईओ। उस कंपनी का नाम रखा गया एके इन्फोसिस्टम। जो रिश्वत में जमीन लिया गया वो उस एको इन्फोसिस्टम कंपनी के नाम पे रजिस्टर करवाया गया, और जब सारा रिश्वत का जमीन उस कंपनी के नाम पे हो गया तो फिर उस कंपनी का जो प्रमुख व्यक्ति था, मालिक था, एक तरीके से छद्म मालिक अमित कत्याल, उसने 13 जून 2014 को उस कंपनी का पूरा 100% शेयर 85% राबड़ी देवी के नाम पे और 15% शेयर इस समय वर्तमान में जो लालू प्रसाद यादव और उनके पार्टी का जो चश्मो चिराग है तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम पर करके उनके कब्जे में करके, और वह उस कंपनी से एक तरीके से हट गया। यानी कि उस कंपनी को अमित कत्याल ने लालू परिवार के हाथों बेच दिया। और कितने रुपये में? मात्र 1,00,000 रुपये में, जबकि उस समय भी उस कंपनी का मार्केट वैल्यू 1,89,00,000 रुपये था। इस तरीके से इन्होंने लोगों से नौकरी के बदले जमीन ले लेकर इकट्ठा किया, और जमीन भी इन्होंने जिनसे लिया उसमें अधिकतर यादव समुदाय के लोग हैं। यादवों का ये लोग ठेकेदारी करते हैं ना, वो अलग बात है कि अभी 2 दिन पहले ही बिहार का ही एक यादव युवा, ऐसे बिहार का है तो सिर्फ बिहार ही है, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताया है पश्चिम बंगाल में जब एग्जाम देने गए थे, किस तरीके का उसके साथ बर्ताव किया है ममता बनर्जी के पाले हुए गुंडों ने। लेकिन उसके बाद उतने बड़े घटना पे खुलेआम ममता बनर्जी का पाला हुआ गुंडा उस लड़का से, उस विद्यार्थी से जो परीक्षा देने गया है, परीक्षा देने तो देश के किसी भी राज्य में कहीं का भी लड़का जा सकता है, इसमें कोई किसी को कभी कोई आपत्ति नहीं हुआ। लेकिन पहली बार यह ट्रेंड शुरू हो रहा है कि जिस तरीके से इंडी गठबंधन के लोगों ने, इंडी अलायंस के लोगों ने क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का जो षड्यंत्र किया है, अब उसी षड्यंत्र का शिकार इस देश का आम युवा हो रहा है अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाकर, जिसमें सबसे अधिक भागीदारी या सबसे अधिक जोखिम बिहार के युवाओं को लेकर है, क्योंकि सबसे अधिक नौकरियों में एग्जाम देने के लिए बिहार का युवा ही अपने प्रदेश से बाहर जाता है। इसी तरीके से वो युवा भी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एग्जाम देने गया था। उस दौरान उनके साथ वो अभद्रता हुआ, उनके साथ मारपीट किया गया, नाम पूछकर किया गया। लेकिन यादवों के नाम पे जो ठेकेदारी करता है बिहार में, उस यादव परिवार के किसी भी व्यक्ति के मुंह से एक आवाज नहीं निकला है। आप तेजस्वी प्रसाद यादव के ट्विटर हैंडल पे जाके देखिए, जो तेजस्वी प्रसाद यादव एक दिन में 5-5, 7-7 ट्वीट करता है छोटे छोटे मामले पे, उस तेजस्वी प्रसाद यादव के ट्विटर अकाउंट पे, एक्स अकाउंट पे आपको उस घटना से संबंधित एक पोस्ट नहीं मिलेगा जिसमें उसने पश्चिम बंगाल में यादव लड़के के साथ जो कुछ हुआ उसका निंदा किया हो, उसके लिए कठोर कार्रवाई का मांग किया हो ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव का संबंध कैसा है ये सभी जानता है। इसके बावजूद भी अगर नहीं बोल पा रहा है, आवाज नहीं उठा पा रहा है, तो फिर इस बिहार राज्य के उन युवाओं को, उन लोगों को सोचना चाहिए जो कहता है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव उनका नेता है, उनको वो अपना नेता मानते, वो उनके लिए काम करता। अगर ऐसा होता तो पश्चिम बंगाल में दूसरे किसी जाति का लड़का तो कहीं भी पीट सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बरसों से पीटता हुआ आया है। अगर उससे सवाल पूछ दे तो फिर सवाल पूछने वाले को तेजस्वी प्रसाद यादव ने जेल तक भेजा है, एनएसए के केस में भेजा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। मनीष कश्यप को उसने क्या किया था? तमिलनाडु में जो बिहार के मजदूरों के साथ, युवाओं के साथ जो अभद्रता हो रहा था, उसी पे तो सवाल पूछा था। लेकिन अब तो खुद वो युवा पीटा जा रहा है जो बिहार में जातिवादी नशे में झूमता रहता है, कुछ भी हो जाए मैं तो अपने जाति को ही वोट दूंगा। अब वो युवा भी पीट रहा है और उस पर उनका नेता चुप्पी साध के बैठा है, तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए। उसी समाज के लोगों से लालू प्रसाद यादव ने अधिक जमीन लिया है, क्योंकि उनको नौकरी दिया है तो उसके बदले में उनका ही जमीन लिया है, जिस जमीन का कीमत आज इतना अधिक है कि उस व्यक्ति ने अपने पूरे नौकरी काल में उतना पैसा नहीं इकट्ठा किया होगा।
अगर वो नौकरी नहीं करके वो जमीन आज अपने पास रखता तो उस जमीन का कीमत आज उसके नौकरी की कीमत से कई गुना अधिक होता। लेकिन नौकरी के लालच में उन्होंने अपना बेशकीमती धरोहर औने पौने दामों पर इस भ्रष्टाचारी परिवार के झोली में डाल दिया। लालू प्रसाद यादव से जब पूछताछ में लालू प्रसाद यादव ने पूछताछ में बताया कि उन्हें मेसर्स एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खरीदी गई किसी भी भूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही लालू ने बताया कि उनकी पत्नी, बेटे और बेटियां सहित उनके परिवार के सदस्य अमित कत्याल को नहीं जानते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अमित कत्याल से जुड़े विभिन्न कंपनियों में निर्देशक शेयरधारकों के रूप में अपने परिवार के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में भी कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। यानी कि जिस अमित कत्याल ने अपना 2 करोड़ का संपत्ति लालू परिवार को, उनके बेटे को और बीवी को 1 लाख रुपए में बेच दिया, जिस कंपनी को इनके परिवार के लोगों ने खरीदा औने पौने दाम पर, ये कह रहा है लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि हम उस व्यक्ति को जानते ही नहीं है। यानी कि बगैर जानते हुए ही उन्होंने कंपनी खरीद लिया। और कंपनी भी खरीदा तो कह रहा है कि कंपनी के पास कितना जमीन था मुझे इसका पता नहीं था। तो फिर आपने खरीदा क्या? वो कंपनी कोई आलू बैगन थोड़ी ना बेच रहा था बाजार में। क्या आपने कहा कि नहीं मुझे तो सिर्फ आलू बैगन का पता था इसलिए मैंने कंपनी खरीद लिया आलू बैगन का, इसके पास जमीन था ये तो मुझे पता ही नहीं था। दरअसल लालू परिवार अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं और बुरी तरीके से फंस गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने यह भी बताया कि मेसर्स एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी उन्होंने कभी नहीं सुना है। अब बताइए, जिस कंपनी को उनके पत्नी और उनके बेटों ने 1 लाख रुपए में खरीद लिया, 2 करोड़ रुपए का कंपनी, ये कह रहे हैं कि मैं उस कंपनी का नाम ही नहीं सुना हूं। गजब का कारनामा है इस परिवार का। इसीलिए कह रहा हूं कि इन्होंने भ्रष्टाचार में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। लालू ने एके इन्फो सिस्टम की शेयरधारता को अपने परिवार के सदस्यों यानी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को हस्तांतरित करने के बारे में भी कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। इनको पता ही नहीं था, मंगल ग्रह पे रहते थे भाई। जो किया सब यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने किया, लालू प्रसाद यादव ने कुछ नहीं किया, ये मंगल ग्रह पे रहते थे। लालू प्रसाद यादव से जब भारतीय रेलवे में ग्रुप डी की नियुक्ति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने संबंधित रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को भर्ती की पूरी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी भूमिका को छिपाया। ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूं भर्ती के बारे में, जिस जोन में भर्ती हुआ है उसके महाप्रबंधक से पूछिए। भर्ती प्रक्रिया का सारा नियम कानून वही बनाते हैं और वही भर्ती करते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। जबकि सब जानता है कि रेल मंत्री रहते हुए उस समय भर्ती सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पे हुआ करता था। उस समय कोई योग्यता नहीं था, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी पेपर की। बस आवश्यकता इस बात का था कि उस कैंडिडेट ने लालू परिवार को या लालू परिवार के द्वारा बनाए गए सेल कंपनियों को अपना जमीन दे दिया है या नहीं दिया है। अगर दे दिया है तो उसका नौकरी पक्का, नहीं दिया है तो फिर उसको नौकरी नहीं मिले। चाहे महाप्रबंधक कोई भी हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब जानता है, ये लालू प्रसाद यादव जी भी जानते हैं। लेकिन क्योंकि अब उनको लग रहा है कि वो फंस गए बहुत अच्छी तरीके से, तो कुछ ना कुछ बचने के लिए तो करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के सदस्यों, सहयोगियों, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और अमित कत्याल के साथ मिलकर प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय के लिए मेसर्स एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के इस्तेमाल या अपने स्टाफ सदस्य जैसे हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी के माध्यम से जमीन की खरीद या लेन देन में अपनी संलिप्तता को छिपाने की साजिश रची। नौकरी के लिए जमीन घोटाले में अपनी संलिप्तता को छिपाने का प्रयास करते हुए लालू यादव ने 29 जनवरी 2024 को अपने बयान के दौरान दावा किया कि भोला यादव ने उनके कार्यकाल के दौरान कभी भी उनके ओएसडी के रूप में काम नहीं किया, जबकि भोला यादव ने अपने बयान में उनका ओएसडी होना कबूल किया था। अब बताइए, यानी कि लालू प्रसाद यादव कह रहा है कि भोला यादव मेरा ओएसडी रहा ही नहीं, जबकि भोला यादव कह रहा है कि मैं इनके ओएसडी के रूप में काम किया हूं। और इस बात का पुष्टि उस समय के रेल मंत्रालय के सूचनाओं के आधार पर भी होता है। जब नियुक्ति किया गया था तब रेल मंत्रालय में एक गजट प्रकाशित किया जाता है, नोटिस इशू किया जाता है जानकारी के लिए कि भाई फलाना व्यक्ति फलाने मंत्री साहब का ओएसडी है। यानी कि कोई तो उनको अधिकार मिलता है ना, ऐसे तो नहीं सिर्फ मुंह से कह देने से कोई किसी का ओएसडी तो नहीं हो जाएगा ना। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव का मेसर्स एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख शेयरधारकों और मेसर्स एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारकों के तौर पे बयान पीएमएलए 2000 की धारा 50 के तहत 11 अप्रैल 2023 को और 30 जनवरी 2024 को दर्ज किए गए। इसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि मेसर्स एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। उन्हें इनसे किसी भी कंपनियों से कभी वेतन नहीं मिला,
तेजस्वी यादव ने बताया कि अमित कत्याल को 2007 से जानते हैं। उनकी मुलाकात नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह और आईपीएल पार्टियों में हुई थी। यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव अमित कत्याल को 2007 से जानता है और लालू प्रसाद यादव कह रहा है कि मैं जानता ही नहीं हूं। यानी कि जिसको बाप नहीं जानता है उसको बेटा पहचानता है। और उसी व्यक्ति ने बेटे और उसके मम्मी के नाम पे अपना पूरा कंपनी जो 2 करोड़ रुपए का था वो 1 लाख रुपए में लिख दिया, बगैर जानते ही, बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी संबंध के। कैसे हो सकता है? तेजस्वी ने तेजस्वी से जब बोर्ड मीटिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियों में से कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं करती है और उन्होंने पिछले 8 वर्षों से बोर्ड मीटिंग का कोई भी विवरण याद नहीं है। उनसे पूछा गया कि क्या 10 मार्च 2023 को सर्च और जब्ती अभियान के दौरान मेसर्स उनसे पूछा गया कि 10 मार्च 2023 को सर्च ऑपरेशन के दौरान उनसे पूछा गया कि 10 मार्च 2023 को सर्च और जब्ती अभियान के दौरान मेसर्स एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित पंजीकृत पते यानी कि D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली पर एक व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज क्यों नहीं मिला? इसके बारे में तेजस्वी यादव ने जांच एजेंसियों को खुलकर कुछ नहीं बताया। जब उनसे फिर से पूछा गया कि उनका परिवार D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली में रह रहा है जो वास्तव में मेसर्स एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का आधिकारिक पता है, तो उन्होंने कंपनियों के मामले में जानकारी न होने की बात कहते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया। यानी कि पूरा लाभ ले रहा है पूरा परिवार। दिल्ली में करोड़ों का जो बंगला है वीआईपी कॉलोनी में, जहां पर किसी भी आम व्यक्ति के लिए घर बनाना खरीदना मुश्किल सी बात है, उस घर में रह रहा है, लेकिन कह रहा है कि मैं जानता नहीं हूं ये किसका है, ये किसी कंपनी का है। क्या ऐसा हो सकता है? जिस घर में आप रह रहे हैं और बाकायदा पूरे अधिकार से रह रहे हैं, ये भी नहीं कि आप किराए पे रह रहे हैं। तेजस्वी यादव ये भी तो कह सकता है कि मैं तो यहाँ किराए पे रह रहा हूँ, मैं तो किराया देता हूँ, मुझे क्या पता ये किसी कंपनी का है कि किसी व्यक्ति का है। लेकिन आप रह रहे उस घर में पूरे अधिकार के साथ। मीडिया ने भी वो फोटो जारी किया था जब तेजस्वी यादव उस घर में दिखाई दिए थे, लेकिन कह रहे कि मैं जानता नहीं हूं कि ये घर किसी कंपनी का है। यानी कि पूरा परिवार ही एकदम कंफ्यूज्ड है। सबको समझ में आ गया कि इस केस से वो नहीं बच सकते हैं। ईडी द्वारा दोनों कंपनियों के वर्तमान निदेशक शरीकुल बारी के साथ संबंधों के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो उन्हें अपने पिता लालू प्रसाद यादव के जरिए लंबे समय से जानते हैं, जो कि राजनीति में सक्रिय थे। हालांकि उन्होंने अपनी कंपनी में नियुक्ति के संबंध में उनके साथ किसी भी तरह के संवाद से इनकार किया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ही 2011 में सुमन कुमार नायक को मेसर्स एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया था, लेकिन उन्हें मेसर्स इको इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चार्जशीट में ईडी ने बताया कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जानबूझकर इन कंपनियों का इस्तेमाल अपराध से अर्जित आय प्राप्त करने के लिए किया और D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी भी इसी का हिस्सा है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूछताछ में खुद कबूल किया कि उन्होंने D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली के निर्माण और अन्य खर्चों में पैसों का निवेश किया है। लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के सदस्यों, सहयोगियों राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और अमित कत्याल के साथ मिलकर प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय के लिए मेसर्स एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का निर्माण का इस्तेमाल किया और अपने स्टाफ सदस्यों जैसे हृदयानंद चौधरी या ललन चौधरी के माध्यम से जमीन खरीद या लेन देन में अपनी संलिप्तता को छिपाने की साजिश रची। इस तरीके से लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार, उनका करीबी लोग साजिश किए थे और रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के साथ साथ रेलवे से ज्यादा अपने परिवार और अपने परिवार के लोगों का कायाकल्प कर रहे थे, जो कायाकल्प अब इनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर यह जिम्मेवारी था कि वह रेल मंत्री रहते हुए देश के लोगों के लिए काम करे, लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा कैसे मिल सके, रेल को किस तरीके से बढ़िया बनाया जा सके, किस तरीके से स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा सके, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा सके, लेकिन वह व्यक्ति इन सब कामों को छोड़कर 2 काम में लगा हुआ था। एक तो रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेना और दूसरा रेलवे का जो बचा खुचा कबाड़ जो बरसों से पड़ा हुआ था उन सभी कबाड़ों को बेचकर रेलवे में मुनाफा दिखाना। इन 2 कामों के अलावा लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज उनके समर्थक कहता है कि लालू प्रसाद यादव ने जो किया वह किसी भी नेता ने नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, मैं भी मानता हूं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार ने
जो किया वह इस देश का किसी भी नेता और किसी भी राजनीतिक परिवार के द्वारा ना तो कभी किया गया है और ना ही शायद कभी किया जाएगा। भ्रष्टाचार करके अपना पहचान इतना बड़ा बनाना यह सभी के लिए संभव नहीं है। देखिए अदालती कार्रवाई के बाद इस परिवार का भविष्य क्या हो, और सिर्फ यह कार्रवाई तय करेगा कि इस परिवार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।